नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस, आरओ तथा बीपीएससी जैसी विभिन्न परीक्षाएं अभी पास में हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट की श्रृंखला कर रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से यूनियन बजट को देखा था, ठीक है, और उसका विश्लेषण किया था। आज हम लोग यूपी के बजट को देखेंगे। यूपी बजट 2025-26 का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो इस पे बनाया जाएगा, लेकिन कल के बजट से अंतर यह है कि हम लोग पहले इसको मुख्य मुख्य बातें देख लेंगे बजट की, जो आपके परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ठीक है। कि ये चर्चा में क्यों रहा, इसके क्षेत्रवार वितरण कैसा रहा है, बजट का आकार कितना था, राजस्व प्राप्तियां कुल और पूंजीगत प्राप्तियां कैसी थी, ठीक है, कितनी है। इस प्रकार से इसका एक संक्षेप में विश्लेषण करेंगे, 3-4 पेज का है। इसमें उन महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट किया गया है, देख लीजिए, जो इस बार के बजट में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी या कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो पहले तो इस तरीके से देखेंगे, उसके बाद हम पूरे बजट का एक बार समग्र रूप से विश्लेषण करेंगे। यह भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3-4 पेज का सामग्री है। तीसरे चरण में हम लोग क्या करेंगे कि इसी विश्लेषण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे कि इनके इस बजट से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल कितने प्रश्न हैं एक बार देख लेते हैं। 26 प्रश्न हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्लेषण हो जाएगा और आपके लिए यह वीडियो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। देखिए, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास टाइम कम है तो केवल आरंभ जो 4-5 पेजेस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं को देख लीजिए, ठीक है। और अगर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए 1.5 की स्पीड में देखिए, तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा और आपका समय भी बचेगा। शायद 2 की स्पीड पे करेंगे तो, और पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो शायद उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। इसलिए 1.5 की स्पीड में देखिए, आपके कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर हो जाएंगे कम समय में। तो चलिए देखते हैं इस बार का बजट कब प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश का 20 फरवरी 2025 को, यह दिनांक याद रखनी है, ठीक है। इसका आकार कितना था? 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट था यह, ठीक है। कहाँ पेश किया गया था? विधानसभा में। कल हम लोगों ने देखा था कि भारत के बजट का इतिहास क्या है, संक्षेप में देखा था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था, स्वतंत्र भारत में कब प्रस्तुत किया गया था, और स्वतंत्रता से पूर्व यानी ब्रिटिश राज में पहला बजट कब पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, और स्वतंत्र भारत में, ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था और किसने प्रस्तुत किया था। ये दो दो प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोगों ने यह भी देखा था कि संविधान में वे कौन से अनुच्छेद हैं, ठीक है, जिनमें बजट की चर्चा की गई है। क्या बजट शब्द का उपयोग संविधान में किया गया है, या ऐसा नहीं हुआ है तो बजट की जगह किन शब्दों का या किस कॉन्सेप्ट का की चर्चा संविधान में की गई है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस बार का बजट प्रस्तुत किसने किया? यूपी के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना, इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है 20 फरवरी 2025 को। तो आगे देखते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं बजट के बारे में। किसानों, युवाओं और महिलाओं, बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है, जो कि हर बार किया जाता है, ठीक है। इसके समाज के हर वर्ग, गरीब, मध्य वर्ग, किसान, महिला, युवा, आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसमें बजट को एक अवधारणा के अनुरूप बताया गया है। कौन सी अवधारणा? सनातन धर्म की अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण हो, ठीक है, की अवधारणा के अनुरूप बताया गया है। इस बजट का कुल आकार कितना है? अभी हमने देखा है 8,08,736 करोड़ रुपए, ठीक है। इसको याद रखना है, ये आकार जरूर याद रखना है, ठीक है। जो पिछली बार के बजट से कितना अधिक है? 2024-25 के बजट से कितना अधिक है? 9.8%। यह भी याद रखना है कि 9.8% पिछली बार के बजट से इस बार का बजट अधिक है। बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 90,000 रुपए से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय वार्षिक रूप से कितनी है? 93,000 रुपए से अधिक है, ठीक है।
90 या 93, या एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है? 93,000। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। कर प्राप्तियों में हिस्सेदारी, ठीक है। कर प्राप्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है, आप एक बार इसको पढ़िएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो कर प्राप्तियों का बंटवारा होता है यह वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? 280 में, ठीक है। 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है अभी हाल में। इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है बताइए आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य की जीडीपी, उत्तर प्रदेश राज्य की जीडीपी 2017-18 में कितनी थी? 12.989 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 12.89 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2024-25 में बढ़कर कितने होने का अनुमान लगाया गया है? 27.51 लाख करोड़, ठीक है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, ठीक है, भारत की, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर कितनी रही है? 11.6%, यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक जीडीपी की वृद्धि यूपी में रही है। इस बात को ध्यान में रखना है, कितनी रही है? 11.6%। प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.97% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो FRBM एक्ट लागू किया गया है उसमें जो निर्धारित है 3.5% की सीमा से कम है। भारत का राजकोषीय, कल हम लोगों ने देखा था, देश का राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, वह है 4.4% इस बार अनुमानित किया गया है, ठीक है, केंद्रीय बजट में। यूपी का कितना है? 2.97। और हमें लक्ष्य क्या प्राप्त करना है FRBM एक्ट के अनुसार? 3.5% का। तो राष्ट्रीय जो राजकोषीय घाटा है वह अधिक है, राज्य का राजकोषीय घाटा हमारे प्राप्त किए जाने लक्ष्यों, जो भविष्य में निर्धारित लक्ष्य है 3.5 का, उससे भी कम है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर ही है यूपी का, इस बात को ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सब की परिभाषा कल के वीडियो में दी गई है, एक अलग से पेज, आप उसको देखिए कहाँ पर है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। पूरा डिटेल में बताया गया है और उनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पीटी परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो उन कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए आप पिछले वीडियो में। तो आइए देखते हैं प्राप्तियों और व्यय का सारांश, ठीक है। कुल प्राप्तियां इस बजट के अनुसार कितनी है? 7,89,242.65 करोड़, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ केवल रुपए में नहीं है, करोड़ रुपए में है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, करोड़ रुपए में, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं? 6,62,690.93 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां 1,16,551.72 करोड़ रुपए। राजस्व, कर राजस्व कितना रहा है इस बार? 5,50,172.21 करोड़ रुपए। स्वयं का कर राजस्व कितना रहा है? 2,95,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का अंश उत्तर प्रदेश को कितना प्राप्त हुआ है? 2,55,172.21 करोड़ रुपए। कुल व्यय कितना निर्धारित किया गया है, यानी बजट का कितना आकार है, अभी हम लोगों ने देखा है 8,08,736.06 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजस्व लेखे का व्यय कितना है? 5,83,174.57 करोड़ रुपए। और पूंजी लेखे का व्यय कितना है? 2,25,561.49 करोड़ रुपए। तो इन बातों को ध्यान रखना है, इसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको याद कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर बिना किसी भूमिका के, अतिरिक्त भूमिका के, हम लोग देखेंगे कि बजट का क्षेत्रवार वितरण किस प्रकार का रहा है 2025-2026 में, ठीक है। तो देखिए MSME क्षेत्र को, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में क्षेत्र का विवरण कैसा है देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, एक यह अभियान है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर
नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। वित्त वर्ष यानी इस वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार स्वरोजगार योजना है तो 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। आगे देखते हैं, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग में किस प्रकार के प्रावधान है। ध्यान रहे कि हथकरघा जो उद्योग है प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है कृषि के बाद। ठीक है, प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हाउस होल्ड हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पीएम मित्र योजना, देखिए जो जिन योजनाओं की चर्चा की गई है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो इस पे बनाया जाए विस्तार से कि केंद्रीय बजट में, राज्यों के बजट में, ठीक है, किन योजनाओं की चर्चा की गई है, उन योजनाओं पर एक विस्तार से वीडियो लाया जाए। ठीक है, उनका तो उनसे प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है। लेकिन फिर भी अगर जो तब तक आप अपने स्तर पे इन योजनाओं को हाईलाइट कर दिया गया है और आप इनको नोट कर लीजिए और इनके बारे में खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना है, 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना, एक योजना और है पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिए 150 करोड़, ये अभी रिपीटेड हो गया है, यहाँ पर सेम बात लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसी लास्ट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। आगे देखते हैं, अवस्थापना और विकास के क्षेत्र में किस प्रकार के प्रावधान है। इस क्षेत्र को 22% राशि आवंटित की गई है अवस्थापना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जल विद्युत परियोजना के लिए 3,953 करोड़ रुपए, एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए, आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने हेतु, अब पहले दोनों एक्सप्रेस वे अलग अलग बनाए गए, अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, उसके लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। ठीक है, मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है, इसके लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है, 100 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना है तो मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना है तो 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार आपको बार बार देखिए, ये नंबर्स जो हैं ये किसी को याद नहीं होते हैं। यदि मान लीजिए कि ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको ये आंकड़े याद नहीं हो रहे हैं, तो भाई ये किसी को याद नहीं होते। आपको क्या करना है ना कि आराम से बैठिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, खाना खा रहे हैं तब देखिए। ठीक है, ये डबल की एक बार देख लेंगे नॉर्मली, उसके बाद 2 की स्पीड में भी देखेंगे तो आराम से 10-5 मिनट का एक रहेगा, आधे घंटे का मुश्किल से, तो उसमें ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा और प्रश्न मतलब गलत होने की संभावना कम रहेगी। आगे देखते हैं, शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है। शिक्षा के लिए 13% राशि आवंटित की गई है। ठीक है, अवस्थापना के लिए 22% राशि आवंटित की गई थी, शिक्षा के लिए 13%। 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए। ठीक है, ये लाइब्रेरी कहाँ खोली जाएंगी, गांवों में। पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासरूम के लिए 10 करोड़ रुपए। हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा, स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2025 में यह पूरा होगा। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। तो ध्यान रखना है, प्रश्न आएगा कि बजट 2025-26 में किन जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, बजट 2025-26 में किन जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है, तो आपको याद रखना बलिया और बलरामपुर में। ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है,
13%। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। तो देखिए, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 11%। शिक्षा के लिए कितनी थी? 13%। शिक्षा, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 13%। अवस्थापना, ठीक है, अवस्थापना के लिए 22%। और यहाँ पर कृषि, कृषि के लिए 11%। तो ये आंकड़े याद रखने हैं। ऐसे मिलान करो दे देगा कि 4-5 क्षेत्र दे दिया और बोलेगा मिलान करो, तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। गांवों में नए स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़ रुपए। और यदि आपको किसी प्रकार की वीडियो सुनने में या और दूसरी समस्याएं आ रही हैं या किसी प्रकार का आपको सुझाव देना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताइए। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है इसकी, तो धीरे धीरे जो भी होगा वीडियो में और कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाने हैं? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए, ठीक है, कितना? 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। सभी छात्राओं को नहीं प्रदान की जाएगी, ये पात्रता के आधार पर प्रदान की जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन योजना, ध्यान रहे एक योजना है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिए 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए मूल्य समन्वित बाल विकास के लिए लगभग कितने? 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है ये, एक पेज और होगा। सामाजिक विकास और जन कल्याण, ठीक है, सामाजिक विकास और जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं देखते हैं। पीएम आवास योजना के लिए 4848 करोड़ रुपए, ये याद करने में आसानी है, 48 48 दो बार लिख दीजिए। तो ये पीएम आवास योजना के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन इसमें दी जाती है। 8105 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु क्या किया गया है? 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, 500 करोड़ रुपए की। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, यह किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए है। लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएम जनमन, ठीक है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्त वर्ष 25-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु अनैतिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना के अंतर्गत 1050 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य, चिकित्सीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6% राशि आवंटित की गई है। चलिए अभी आप बताइए, 4 क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अवस्थापना के लिए कितना था? 22%, ठीक है। कृषि के लिए 11%। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए 6%। और एक और बचा है, बताइए कौन सा है? कृषि नहीं, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के लिए कितना है? शिक्षा के लिए 13%, शिक्षा के लिए 13%। तो इन आंकड़ों को याद रखना है आपको यूपी में। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में प्रथम है, ठीक है। सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। देखिए, यह प्रथम इसलिए भी है भाई
क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक कार्ड बनाए गए होंगे। राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना, और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये हम लोगों ने भी देखा था पीछे भी। आगे देखते हैं। यह अंतिम है, ठीक है, ज्यादा नहीं था। साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास, ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। यह कहाँ स्थापित की जाएगी? इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में। टेक्नोलॉजी रिसर्च नेशनल पार्क की स्थापना की योजना बनाई गई है। हाँ, यहाँ पे लिखा है लखनऊ में एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आईसीटी लैब और स्मार्ट सिटी की योजना की घोषणा की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना भी सरकार बना रही है। नगर निकाय और शहरों के विकास के लिए प्रत्येक निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए के रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा। एनसीआर की तरह स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर बनेगा, जो लखनऊ के आसपास के क्षेत्र होंगे। तो इसमें स्टेट कैपिटल रीजन में कितने जिले होंगे? 6 जिले होंगे। कौन कौन से जिले हैं महत्वपूर्ण हैं? पहली चीज तो नंबर महत्वपूर्ण है, 6 जिले हैं। और इनमें कौन कौन से जिले हैं, इनके नाम भी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। तो लखनऊ तो रहेगा ही, क्योंकि राजधानी है। इसके बाद 1 हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, 4 रायबरेली और बाराबंकी। छठा क्या है? लखनऊ है। ठीक है, इस प्रकार हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी जिले शामिल होंगे। लखनऊ के अलावा 5 और जिले हैं, लखनऊ छठा है। आगे देखते हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, अभी हमने देखा था। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए। चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़ रुपए। जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपयों का निर्धारण किया गया है। वन एवं पर्यावरण, वर्तमान प्रदेश में वृक्षादन और प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9.96%। काफी कम है, क्योंकि देश का लक्ष्य कितना है? यह 33% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 2018 में बाघों की संख्या 173 थी, जो कि 2022 में कितनी हो गई है? 205 हो गई है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र, ठीक है, प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित करने का किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार ये 4-5 पेज थे। अगर जो आपके पास समय कम है तो इन्हीं पेजेस को बार बार रिवाइज कर लीजिए, और बाद में जो लास्ट में हम लोग प्रश्न हल करेंगे उनको देख लीजिएगा। आगे अब हम लोग विस्तार से इसी वीडियो में विस्तार से इस उत्तर प्रदेश के बजट को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमने अभी देखा था बजट का आकार कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए। पिछली बार के बजट से कितना अधिक है? 9.8%। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का कितना है? 20.5%। ठीक है। बहुत, क्योंकि हम यहाँ पर विस्तार से कर रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी पीछे के उसमें कंटेंट में नहीं रही होगी, तो आपको मतलब अगर जो समय है तो इसको भी कर लीजिए आप। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने वही देखा था। अवस्थापना है तो कितना वितरण किया गया है? 22%। शिक्षा में 13% सबसे अधिक अवस्थापना। नंबर 2 शिक्षा है। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11%। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में 4%। इसको याद रखना है। ये टेबल एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसा मिलान करोड़ों के लिए आ सकता है, या फिर अलग से प्रश्न आ सकता है किसी विशेष क्षेत्र के लिए या किसी विशेष मद के लिए। आगे देखते हैं। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंट्रल पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना हमने अभी देखा था लखनऊ में की जाएगी, और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? आईआईटी कानपुर।
ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना भी की जाएगी। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर, अभी हम लोगों ने देखा था, ये संख्या याद रखनी है, 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रति नगर निकाय के लिए कितनी राशि आएगी? 2.50 करोड़। अभी हम लोगों ने इसको देखा था पीछे। 2 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ जीरो पॉवर्टी अभियान, ठीक है, के अंतर्गत प्रत्येक, यह अभियान कब आरंभ हुआ था, इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति कितनी है? हम लोगों ने देखा था 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 नहीं है, 1,00,000 के नजदीक है, 93,000 रुपए है, 93,000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति व्यक्ति। आगे देखते हैं किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया गया है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। ये पिछले कार्यों का कुछ विवरण दिया गया है यहाँ पे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को कुछ राशि आवंटित की गई है। देखिए, ये सारे आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप इनको वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। वही चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे जो उन्हीं चीजों का डिस्कशन किया जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है, ठीक है। और इसके कारण किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है? प्रति हेक्टेयर लगभग 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। महिला एवं बाल विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। लखपति महिला योजना, एक योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही, के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों को चिन्हित किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लगभग 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। तो महिला सामर्थ्य योजना किस लिए संचालित है? उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन करने के लिए। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर क्या स्कूटी प्रदान की जाएगी इस बार, ठीक है। जिन छात्राओं के अच्छे अंक आएंगे उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ पर राजस्व संग्रह करोड़ रुपए में और बजट अनुमान 2025-26 करोड़ रुपए में। तो जीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्यवर्धित कर से कितना संग्रह हुआ है? 1,30,425 करोड़, ठीक है। आबकारी शुल्क से कितना प्राप्त हुआ है? 63,000 करोड़। स्टाम्प एवं पंजीकरण से कितना प्राप्त हुआ है? 38,150 करोड़। वाहन कर से कितना प्राप्त हुआ है? 14,000 करोड़। तो इनका देखिए नंबर तो इसका याद कर लीजिए, जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी से सर्वाधिक राजस्व का संग्रह हुआ है। दूसरे नंबर पर है आबकारी। तो इनके क्रम भी याद रखने हैं। ऐसे इन चारों मदों को दे देगा और आपको बोलेगा कि इनके क्रम को सजाइए कि राजस्व संग्रह किससे सबसे अधिक हुआ है और किससे सबसे कम हुआ है। आगे देखते हैं। बजट अनुमान 2025-26 में हमने देखा था आकार कितना है? 8,08,736.06 करोड़ रुपए। नई योजनाओं के लिए आवंटित राशि कितनी है? 28,400
78.34 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, कुल प्राप्तियां कितनी हैं, आप एक बार देख लीजिए, और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, हम पीछे वीडियो में भी देख कर आए हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश कितना है, 5,50,172.21 करोड़ रुपए। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार कुछ आंकड़े दिए गए हैं, चलिए आप इनको खुद से पढ़िए, ठीक है, इनको वीडियो रोक कर पढ़िए और देखिए कुल व्यय कितना है, ठीक है, प्रारंभिक शेष कितना है, लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियां कितनी हैं, राजस्व बचत कितनी है और राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है। राजकोषीय घाटा प्रतिशत में तो याद ही रखना 2.97%, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है, राष्ट्रीय लक्ष्य से कम है। राष्ट्रीय लक्ष्य कितने तक लाने का है, 3.5%। वर्तमान में कितना अनुमानित है राष्ट्रीय स्तर पर, 4.4%। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटा होता क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर बता रहा हूं, अगर जो आपने ये टर्म को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो पिछला वीडियो देखिए, केंद्रीय बजट वाला, उसमें एक अलग से पीडीएफ ही एक नया पेज ऐड करके सारी परिभाषा एक साथ दे दी गई है, ठीक है। राजस्व से संबंधित कितनी परिभाषाएं हैं, व्यय से संबंधित कितनी परिभाषाएं हैं और घाटे से संबंधित कितनी परिभाषाएं हैं, तो वो सब कुछ आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां से मिल जाएगा। आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद से नोट कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। ये परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आपको बेहतर समझ के लिए, मतलब जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपकी एक बेहतर समझ भी बनेगी और उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आंकड़े अब तक थे कुछ महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं। सरकार का कहना है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है और प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 2024-25 में एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके तहत क्या है कि प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह योजना जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को याद रखना है और इसके लक्ष्य को भी याद रखना है कि प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है, ठीक है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ये बात याद रखना कि सबसे अधिक मनरेगा कार्य दिवस उत्तर प्रदेश में सृजित किए गए हैं। महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 42% है। मनरेगा में 2024-25 में महिलाओं की भागीदारी 42% है, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 5.1 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर योजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या कितने 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है और इस संदर्भ में यह उत्तर प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। किस संदर्भ में, एमएसएमई में संलग्न रोजगार के, मतलब 96 लाख एमएसएमई है, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई, ठीक है। इसमें कितने लोग रोजगार प्राप्त किए हैं, 1.65 करोड़ लोग, ठीक है। और यह संख्या पूरे देश भर में सबसे अधिक है। एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले में जो संख्या है वह देश भर में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की। आगे देखते हैं। श्रमिक कल्याण के लिए क्या किया गया है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत कितने लोग इतने लाभार्थी हैं। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत, ये देखिए सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। वित्तीय समावेशन में क्या किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में
9.57 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रखना किन किन योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ के नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। तो राज्य में कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 80 हैं। ठीक है, इसमें से 44 राज्य द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। 2 एम्स हैं राज्य में। ठीक है, और IMS BHU वाराणसी में है तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में संचालित है इस समय। 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, PPP मोड पर 3 जनपदों महाराजगंज, संभल तथा शामली में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। जनपद बलिया तथा बलरामपुर में अभी हम लोगों ने देखा था क्या होना है, यहाँ पे राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 27 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए, बलिया के लिए 27 करोड़ तथा बलरामपुर के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यह अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश प्रथम जहां जहां पर भी है उनको याद कर लीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण होगा। इनके जनपदों के साथ नाम याद रखने हैं। जैसे ऐसे पूछेगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो वो है गोरखपुर। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो है अयोध्या। ठीक है, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार पीछे हम लोगों ने देखा था राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे, बलरामपुर और बलिया में स्थापित किए जाएंगे, ये याद रखना आपको। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास। राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। कौन कौन से एक्सप्रेसवे होंगे देखिए। पहला है आगरा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया जिला हरदोई तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जोड़ने हेतु विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तीसरा है मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और चौथा है बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो सबसे अधिक व्यवस्था बजट किसे दिया गया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो विस्तार हरदोई तक किया जाना है, ठीक है, उसके लिए 900 करोड़ रुपए। बाकी सभी के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का जो सोनभद्र तक विस्तार किया जाएगा और विंध्य एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, उसके लिए 50 करोड़ रुपए। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन जो मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो प्रस्तावित है उसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 4 पेज और पढ़ने हैं, परेशान नहीं होना है। अगर जो हम लोगों ने वो शॉर्ट में पीछे विश्लेषण नहीं किया होता तो अब तक ये कंप्लीट हो चुका होता। तो देखते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, और इसके तहत 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित किया गया है। लखनऊ में अभी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे फैक्ट जो है ना रिपीटेड है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का विकास किया जाएगा, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क या IIT कानपुर में ओपन किए जाने की का प्रस्ताव है, इसके लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। IIT कानपुर। सरकार का लक्ष्य क्या है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक ले जाना है, $1 ट्रिलियन तक ले जाना है। इसके लिए क्या सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास है तो सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्यों में पुलों, रेल ओवरब्रिज, अंडरब्रिजों के निर्माण के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी 1450 करोड़ रुपए। राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए
2900 करोड़ रुपए। राज्य सड़क निधि से सड़कों के रखरखाव है 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण है तो 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार ग्रामीण सड़कों एवं पुलियों के रखरखाव है 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान है और कृषि विपणन सुविधाओं है तो ग्रामीण पुलों के निर्माण है तो 1600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विकास, नहरों एवं राजकीय नलकूपों से किसानों को निःशुल्क जल की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। ऐसे नलकूप जो अब संचालित नहीं है या असफल हो चुके हैं उनके लिए वो 1750 है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 9 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने तथा इसमें प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए 67 सीवरेज संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत कितनी होगी? 14,823 करोड़ रुपए। कितनी सीवरेज संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 67। और इसकी परियोजना लागत कितनी होगी? क्योंकि यह नमामि गंगे गंगा से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 14,823 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान तथा जल जीवन योजना के अंतर्गत रख रखाव एवं संचालन हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे देखते हैं, प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आरंभ किया गया था। ठीक है, और इस बजट में इस योजना के तहत जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, ठीक है, इसके तहत कितने 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए। देखिए सारे फैक्ट रिपीटेड हैं, मतलब 80% फैक्ट की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे विस्तार से किया जा रहा है। अगर जो आपके पास समय नहीं है तो फिर से उसी को रिवाइज कर लीजिए। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल गारमेंटिंग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए और अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना है तो 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में क्या किया गया है? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण दिया जाएगा और जिससे 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आगे देखते हैं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत 23,203 करोड़ रुपए तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब राज्य सरकार ने क्या किया है? डाटा सेंटर नीति के तहत पहले कितने 3 डाटा सेंटर पार्कों के निर्माण को लक्षित किया गया था, किंतु इसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 डेटा सेंटर पार्क प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाने का। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति 2024, ठीक है, ये बातें याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर नीति कब लाई गई थी? 2024 में। ठीक है, इससे पहले डाटा सेंटर नीति कब लाई गई थी? इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, यहाँ पर नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति कब लाई गई थी? 2017 में। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब लाई गई थी? 2017 में। तो ये वर्ष याद रखने हैं साथ में आपको। तो सेमीकंडक्टर नीति 2024 जो 2024 में लाई गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए समर्पित प्रावधान शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, ऐसी नीति लागू करने वाला चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये संख्या याद रखनी कि चौथा है बस। ठीक है, प्रदेश में 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रथम उत्कृष्टता केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर नोएडा परिसर में तथा ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी कानपुर परिषद में स्थापित कर क्रियाशील किया गया है।
तो ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? आईआईटी कानपुर। ठीक है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है? आईआईटी कानपुर और नोएडा परिसर, इसके आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में। ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या किया गया है? सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यात उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसके तहत? सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अयोध्या नगर को आदर्श सौर नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा शहर को भी सौर नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या हुआ है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 720 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये आंकड़े याद रखना। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और प्रसंस्करण उद्योग वाले। गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपराइच चीनी मिल में 60 KLPD, ठीक है, किलो लीटर प्रति दिन क्षमता की डिस्टिलरी की स्थापना है तो 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दुग्ध विकास नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुग्ध संघों को सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत 107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखना दोनों फैक्ट। पशुधन, आवारा गायों के भरण पोषण है तो 2200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है। और वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना है तो 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण है तो 123 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मत्स्य पालन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो आपको ये योजनाएं भी देखनी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि। सहकारी क्षेत्र, तो सहकारी बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक IIT तकनीक से सुसज्जित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण हेतु ब्याज अनुदान हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भंडारण योजना के अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है। खाद्य एवं रसद आपूर्ति, प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित 360 करोड़ अंत्योदय एवं पात्र परिवार कार्ड धारकों को प्रतिमाह 8 लाख मीट्रिक टन राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। ठीक है। तो ये कोई फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि 2023-24 के दौरान कितना राशन वितरित किया गया और 2024 में क्या किया जाना है। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण है तो 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति कार्ड प्रतिमाह 1 किलोग्राम की दर से लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी त्रैमासिक रूप से आवंटित की जा रही है। बेसिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए, ठीक है, अवस्थापना सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। PM श्री योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने हैं तो राज्य निधि से 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
और आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों के निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर जिले में स्थापित और संचालित किया गया है। याद रखना है, ये पूर्वांचल का पहला है और प्रदेश का दूसरा है। ठीक है, प्रदेश का पहला कौन सा था? ये शायद लखनऊ में है। तो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने बजट की व्यवस्था की गई है? 400 करोड़। यह किससे प्रदान की जाएगी? कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को, ठीक है, स्कूटी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना है। 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों में निर्माणाधीन भवनों के निर्माण हेतु 52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। अगले पेज पर देखते हैं, 2 पेज बचे हैं केवल। तकनीकी शिक्षा में क्या प्रावधान है? प्रदेश में अब तक कितने 184 डिप्लोमा स्तर के संस्थान संचालित हैं और 36 राजकीय पॉलिटेक्निक्स निर्माणाधीन हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक्स में 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और उत्कृष्ट ऐसे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्रों के स्थापना है तो 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं, आप बस क्योंकि यह पीडीएफ पढ़नी है और कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य छूट ना जाए, इसलिए हम हर एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं। आप तेजी से इन चीजों को देख लीजिए और उन्हीं चीजों को अपने नोट्स में शामिल करिए जो आप महत्वपूर्ण है। ठीक है, 286 राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के तहत, जिनमें युवाओं को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न ट्रेडों की कुछ सीटें उपलब्ध हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या किया जाना है? विज्ञान पार्क और साइंस सिटी, अभी हमने देखा था। विज्ञान पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाना है? आईआईटी कानपुर। और साइंस सिटी लखनऊ। नक्षत्र शालाओं की स्थापना है 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना है 25 करोड़ रुपए तथा वाराणसी में साइंस सिटी की स्थापना एवं नक्षत्रशाला की स्थापना है 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेल एवं युवा कल्याण, प्रदेश स्तर पर खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए 223 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ध्यान रखना है, खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? मेरठ में। प्रदेश में पहली बार केंद्र सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और सिगरा स्टेडियम का व्यापक रूप से विकास किया जा रहा है। आगे देखते हैं पर्यटन में। जनवरी से दिसंबर 2024 में, जनवरी से दिसंबर मतलब पूरे साल में 65 करोड़ से अधिक कुल पर्यटक आए, जिसमें से विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख थी। तो मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के तहत 400 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास है 150 करोड़ रुपए, मथुरा में 125 करोड़ रुपए तथा नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं की स्थापना है तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि वृक्षाधन में भौगोलिक क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश का? 9.96% क्षेत्रफल वृक्ष हैं। ठीक है, और इस वनावरण एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है पूरे देश में। ठीक है, जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश
वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये तथ्य याद रखने हैं, वन एवं पर्यावरण से संबंधित तीनों पॉइंट आपको, ये महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट देख लीजिए फिर से और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं महिला एवं बाल विकास में। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यह कोविड के समय लागू की गई थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था, और इस योजना के अंतर्गत कितने 252 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे देखते हैं समाज कल्याण। वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, और इसके लिए 8,105 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्य सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए। ये सभी तथ्य हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, ये आगे देखते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम रूप से श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता है तो 35 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की बीमारी के इलाज है तो 10 करोड़ रुपए की अनुदान हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसी प्रकार से 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित और तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक कल्याण। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए के का बजट 1998 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं। तो यह अंतिम पेज था। अभी हम लोग जो 26 प्रश्न हैं वो भी करेंगे, और इनको तेजी से करते हुए आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। तो कुल आकार कितना है बजट 2025-26 का? तो हमने देखा था कि 8,08,736.06 करोड़ रुपए। ठीक है, यहां से देख लीजिए। आगे देखते हैं पूंजीगत परिव्यय कितना है, तो 20.5% है कुल बजट का। पूंजीगत परिव्यय कितना है? 20.5%। विस्तार से जो डिटेल दिया गया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2025-26 में बजट के अनुसार शिक्षा हेतु आवंटन की मद कितनी है? शिक्षा के लिए 13% है। देखिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वही उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर भी एमसीक्यू बनाया गया है। उत्तर प्रदेश 2025-26 के बजट के अनुसार नई योजनाओं के लिए आवंटित राशि कितनी है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 28, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 28,478.34 करोड़ रुपए। ये सभी आंकड़े हम लोग अभी करके आए हैं। उत्तर प्रदेश इस बजट के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का अंश के लिए आवंटित राशि अनुमानित कितनी है? 2,55,172.21 करोड़ रुपए केंद्रीय कर से उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए की अनुमानित हैं बजट 2025-26 में? कुल प्राप्तियां हैं कितनी हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए 7,79,242 करोड़ करोड़ रुपए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योजना क्या है? योजना है लैपटॉप वितरण की, स्मार्टफोन एवं टैबलेट की वितरण की। लैपटॉप वितरण नहीं, स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण। देखिए केवल फोन वितरण, लैपटॉप वितरण, स्मार्टफोन टैबलेट वितरण, इनमें से कोई नहीं। बहुत पास पास के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या किया जाता है? छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा कथन सही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट आवंटन पेश किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.8 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है।
रुपए अधिक अनुमानित है, ऐसे अधिक होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट है। कुल प्राप्तियां 7,89,000 ये करोड़ रुपए अनुमानित है। तो एक और दो तो सही होगा, ये तीसरा वाला ये आंकड़े ज्यादा दिए गए हैं यहाँ पे। ये है 7,89,242.65 होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो सी यहाँ पे, अच्छा, मिसप्रिंट के बावजूद भी ऑप्शन सी दिया गया है, तो यहाँ पे दशमलव लगा के फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला भी। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? 7,79,242.65 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। शिक्षा के लिए कितना बजट है? 11% है, याद रहना चाहिए। शिक्षा के लिए 11% नहीं, 13% है, शिक्षा के लिए 13%। ठीक है, आगे देखते हैं, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, यही है ना? आप याद करिए। तो हमने देख लिया है कि शिक्षा के लिए 13%, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4%। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, यहां से विस्तार में पढ़ लीजिएगा, जूम कर दिया गया है। आगे देखते हैं, राज्य में कितने एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है? तो चार चार एक्सप्रेसवे अभी हम लोगों ने देखा था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है 22,000 मेगावाट। ठीक है, ये याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 2021 में आरंभ की जाने वाली अमृत 2.0 योजना है, तो कितना धन आवंटित किया गया? अमृत 2.0 के लिए 4100 करोड़ रुपए। ठीक है, शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के लिए धन आवंटित कितना किया गया है? 250 करोड़ रुपए, याद रखना है। आगे देखते हैं, एक यह प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, क्षेत्र और आवंटन है। तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 454 करोड़, नहीं, 1,200 करोड़ रुपए। स्वच्छ आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,045 करोड़ रुपए। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए और बीज पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपए स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाए जाने के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 509 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना है, तो कितना धन आवंटित किया गया है? 100 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं, अंतिम पेज है, यहाँ पे आवंटन और क्षेत्र दिया गया है, तो एक बार आप देख लीजिए इसका। ए सही है, गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए, बागवानी और बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 720 करोड़ रुपए, नंद वाला दूध दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना है, तो कितना धन आवंटित किया गया है? 50 करोड़ रुपए का। ठीक है, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना धन आवंटित करने की घोषणा की गई है? 700 करोड़ रुपए का। श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु कितने करोड़ तथा निर्माण हेतु कितने करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो एक बार देखिए इसको। तो इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए 100 करोड़ तथा
मतलब निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखते हैं, यहाँ से विस्तार में पढ़ लीजिए। बजट 2025-26 में सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु धनराशि कितनी आवंटित की गई है? 100 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में कितने सूर्य मित्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा? बी 3000 करोड़ रुपए। 3000 सूर्य मित्रों को, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में लखनऊ में बन रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 5 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश 25-26 के अनुसार कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए 5 करोड़ रुपए धन आवंटित किया गया है? तो लखनऊ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहां बनाई जाएगी? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु कितना धन आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो वह है 250 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो इस प्रकार इतने प्रश्न हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं, और कल भी 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो बना था जो हम लोगों ने सेंट्रल बजट देखा था, केंद्रीय बजट। आज भी हम लोगों ने 1 मिनट 6 सेकंड 1 मिनट 7 सेकंड का 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो बन रहा है। ध्यान रहे कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल में भी दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर नीचे वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उत्तर लेखन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो उस ग्रुप की लिंक भी टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में और चैनल के साथ दी गई है, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कोई सुझाव है तो आप हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।